बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 को लेकर चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नहायत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे पहले तो खुराक की डाइजेशन होगी। हमने पहली डाइजेशन जो थी वो स्टमक के अंदर पड़ी थी। उसके बाद जो मज़ीद डाइजेशन थी वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट जो कि ड्यूडिनम का पार्ट है उसके अंदर होगी। जो इसकी एब्जॉर्प्शन है फूड की वो हमारे पास नेक्स्ट जो दो पार्ट हैं दैट इज़ यूजिनम और इलियम उनके अंदर होगी। तो जब हमारे पास खुराक की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो एंड प्रोडक्ट में हमें जो चीज़ें मिलती हैं, लास्ट पे जो चीज़ें मिलती हैं वो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। किसके? हमारे पास अमाइनो एसिड बन जाएंगे जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। इसके बाद जो शुगर है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से बनेंगे, और जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल्स हैं ये हमारे पास लिपिड्स की ब्रेकडाउन से बनेंगे। तो ये वो एंड प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास खुराक की कंप्लीट डाइजेशन के बाद हमें मिल रहे होते हैं। अब इनको हमने क्या करना है, हमारे पास इनका आगे यूज़ क्या होगा। देखें, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हम इसीलिए लेते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको यूज़ करके एनर्जी बना सके। लेकिन अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पड़े रहेंगे तो उनको सेल्स कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, उनसे फिर एनर्जी कैसे बनाएंगे। तो इसलिए इनका ज़रूरी है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाएं ताकि ब्लड इनको ले जाके सेल के पास, वहाँ पे सेल इनको यूटिलाइज़ कर सके। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा कि ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड और ग्लिसरोल्स, ये हमारे पास मूव करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से। कहाँ पे? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जब ये मूव कर जाएंगे तो खून इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे सेल्स तक लेके जाएगा, और सेल्स फिर इनकी सेलुलर रिस्पायरेशन करके ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके उससे क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, जो कि आगे हमारा एक चैप्टर भी आ रहा है, वो उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चले जाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट इनका फर्दर डिफरेंट प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे ये बात है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होती है खुराक की। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो पहले तो होती है इनर वॉल्स के ज़रिए। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी दीवार होती है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी तहें होती हैं, काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उन फोल्ड्स के अंदर हमारे पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं, दैट इज़ विलाय, और अगर सिंगुलर हो तो उसे हम विलस कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास इनर वॉल के अंदर, उसकी अंदरूनी दीवार के अंदर हाईली फोल्ड्स यानी हाईली फोल्डिंग्स होंगी, बहुत ज़्यादा तहें मौजूद होंगी उसके अंदरूनी दीवार के अंदर, और साथ ही साथ उसके अंदर हमारे पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होंगी जिनको हम विलाय कह रहे हैं, ठीक है। अगर काफ़ी सारी हों तो विलाय, अगर एक हो तो हम विलस कहेंगे। बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, ये प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया यानी सतही रकबा जो है उसको ज़्यादा कर देते हैं। जितना सतही रकबा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास खुराक की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इसमें होगा क्या कि फूड के मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू दिस सरफेस। इन सरफेसेस के ज़रिए जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं यानी ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और एब्जॉर्ब किस तरीके से होंगे? बाय डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से मूव करना हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इसके अंदर क्योंकि हाई से लो मूव कर रहे हैं तो इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होगी। इस तरीके को हम कहते हैं डिफ्यूजन। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास इसका बिल्कुल उलट हो जाता है। लोअर कंसंट्रेशन से हमारे पास जो चीज़ है वो मूव करती है हायर कंसंट्रेशन पर, और इसके अंदर यूज़ होती है एटीपी यानी एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर याद रख लें कि एनर्जी यूज़ होगी, जबकि डिफ्यूजन के अंदर हमारे पास एनर्जी नहीं यूज़ होगी, हायर कंसंट्रेशन से चीज़ मूव करेगी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पे हमने जो डिटेल पढ़नी है वो विलाय यानी विलस की पढ़नी है। तो विलस हमारे पास क्या है? इट इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है।
इट्स वॉल मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो विलस की दीवारें हैं ना वो हमारे पास सिंगल लेयर यानी एक ही सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती हैं, ज़्यादा सेल्स की तहें नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है। अगर ये मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं तो हमारे पास देखें कि ये विलाय की स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई फिंगर की स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर आपको कुछ ब्लड कैपिलरीज और हमारे पास कुछ और वेसल नज़र आ रही हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। हमारे पास विलस के अंदर क्या होता है, विलस के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, यानी खून की जो बारीक रगें हैं वो मौजूद होंगी, और साथ ही साथ लिम्फ वेसल भी मौजूद होती है। अच्छा, ये लिम्फ वेसल क्या होती है? वैसे तो इसकी डिटेल काफ़ी है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं और उनके अंदर से ब्लड मूव करता है, सेम एज इट इज़ हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की अपनी वेसल्स होती हैं, अपनी नालियाँ होती हैं, और उनके अंदर से एक फ्लूइड जिसे हम लिम्फ कहते हैं वो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये लिम्फ वेसल जो है वो भी इस विलस यानी विलाय के अंदर मौजूद होगी। इस लिम्फ वेसल का नाम है, उसे हम लैक्टियल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिम्फ वेसल है जो हमारे पास विलस के अंदर होगी, इसका क्या नाम है? दैट इज़ कॉल्ड लैक्टियल। ठीक है, बेसिकली इन दोनों से खुराक जो है वो अब हमारे पास एब्जॉर्ब होगी। अब होगा क्या? सबसे पहले लैक्टियल को देखते हैं। हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो हैं, याद रखना है कि यहाँ पे मैंने बताए थे जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो हैं ये सबसे पहले एंटर्स करेंगे लैक्टियल के अंदर। लैक्टियल किसका हिस्सा है? विलाय के अंदर वाला जो पार्ट है, हमारे पास लिम्फ वेसल है विलाय के अंदर, वो क्या है? लैक्टियल। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एंटर करेंगे लैक्टियल के अंदर, और ये लैक्टियल क्योंकि ये लिम्फ वेसल है तो ये छोटी लिम्फ वेसल है ना, लेकिन ये पीछे से जब आ रही होगी तो पीछे किसी बड़ी लिम्फ वेसल के साथ ही अटैच होगी। तो ये लैक्टियल इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इनको कैरी कर लेती है अपने साथ और ले जाती है मेन लिम्फ वेसल्स तक। कहाँ तक ले जाती है? मेन लिम्फ वेसल्स तक। और जो बड़ी मेन लिम्फ वेसल है उसका नाम है थोरैसिक डक्ट। उसका क्या नाम है? थोरैसिक डक्ट, यानी सबसे बड़ी जो लिम्फ वेसल है उसका नाम है थोरैसिक डक्ट। वहाँ तक ये न्यूट्रिएंट्स को ले जाएगी। उसके बाद विच एम्प्टीज इनटू द ब्लड वेसल नियर द हार्ट। उसके बाद जो थोरैसिक डक्ट है वो हमारे पास आगे खुलती है ब्लड हार्ट की एक ब्लड वेसल्स के अंदर। हमारे पास जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होंगे ये लैक्टियल से बड़ी लिम्फ वेसल यानी मेन लिम्फ वेसल और वहाँ से फिर हार्ट की वेसल्स के अंदर आ जाएंगे। और आपको पता है हार्ट के अंदर ब्लड मौजूद होता है, तो ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक पहुँचा देगा। क्लियर हुई ये बात? ये हमारे पास लैक्टियल का सारा था। आगे है हमारे पास ब्लड कैपिलरीज का क्या काम है। ब्लड कैपिलरीज सिंपल क्या करेंगी कि ब्लड कैपिलरीज अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर जो हैं यानी ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं शुगर और अमाइनो एसिड इनको कैरी करेंगी। तो ये जो शुगर और अमाइनो एसिड हैं वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाएंगे। जब ये एंटर होंगे तो ये वाली कैपिलरीज ज्वाइन हो के बनाएंगी हिपैटिक पोर्टल वेन। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हिपैटिक वर्ड जो है वो हमारे पास लिवर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वो वाली वेन होगी जो हमारे पास ये विलाय से निकलेगी और कहाँ पे जाके मिलेगी? लिवर के अंदर जाके मिलेगी। वो वाली वेन हमारे पास हिपैटिक पोर्टल वेन कहला रही होती है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये मिल के पीछे हमारे पास क्या बनाती हैं? हिपैटिक पोर्टल वेन बना रही होती हैं जो कि कैरी न्यूट्रिएंट्स इनटू द लिवर। तो हिपैटिक पोर्टल वेन से हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी अमाइनो एसिड और सिंपल शुगर ये कहाँ पे चले जाएंगे? ये हमारे पास लिवर के पास चले जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि लिवर हमारे पास ग्लूकोज और एनर्जी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर करने का काम करता है। आगे रोल ऑफ लिवर भी हम देख रहे होंगे। तो लिवर इनको क्या करेगा? स्टोर करेगा। और जब ज़रूरत पड़ेगी बॉडी को तो लिवर एक स्पेशल वेन, इसका क्या नाम है? हिपैटिक वेन। अच्छा, अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना हिपैटिक पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन में। हिपैटिक वेन लिवर से निकलती है जबकि हिपैटिक पोर्टल वेन लिवर के अंदर खुलती है यानी लिवर के पास आती है। कहाँ से? जो विलाय के अंदर ब्लड कैपिलरीज से, उनसे। ठीक है, तो जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो ये हिपैटिक वेन लिवर से निकलती है और इन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पे ले जाती है? हार्ट के अंदर। और हार्ट के अंदर आपको पता है मौजूद होता है क्या? ब्लड। तो देन हार्ट इसको पंप कर देता है टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हार्ट इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सारे हिस्सों तक ब्लड के ज़रिए पंप कर देगा। ये न्यूट्रिएंट्स सेल के पास जाएंगे, सेल इनको यूटिलाइज़ करेगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करके देगा। क्लियर हुई ये बात बच्चों? समझ आ गई है? उम्मीद करता हूँ लेक्चर आज का समझ आया होगा। लेक्चर छोटा सा था
लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करिएगा। किसी जगह से नहीं समझ आई तो वीडियो को रिवाइंड करके उसी पॉइंट पे जाके आप दोबारा से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, अल्लाह पाक आप सबके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।